Hello everyone, welcome to our channel Study Point, where you get informative videos of class 4 to 8 in all the subjects. Please like, share and subscribe our channel and press bell icon for more upcoming videos. You get notification at earliest. This is the second part video of class 6 history chapter 10, and the name of the chapter is Trade and Contact with Distant Land. In previous video we talked about Indo-Greeks, Shak, Kushan, Kanishka, Satavahan, new kingdoms in South India, Sangam literature, India contact with outside world. In this topic we talked about Silk Route as well. Now we going to study about maritime trade. मौर्यन पीरियड के टाइम पे मैरीटाइम ट्रेड का आरंभ हुआ था। दो मुख्य राज्य जो थे, रोमन अम्पायर और हान अम्पायर, इन राज्यों से भारत के व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे थे। रोमन अम्पायर रोम में था और हान अम्पायर जो चाइना में था। एक ग्रीक बुक जो है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, जो कि फर्स्ट सेंचुरी सीई में ग्रीक लैंग्वेज में कोई अननोन सेलर था उसके द्वारा लिखी गई थी। उस बुक में इंडिया के दो मेजर पोर्ट्स के बारे में बताया गया। पहला बारबेरी कोन, जो सिंधु नदी के मुहाने पे, मीन्स माउथ ऑफ इंडस रिवर। मुहाना, नदी का मुहाना किसको बोलते हैं? जब वो समुद्र से कोई चीज नदी मिलती है तो एक माउथ बनता है, उसको हम मुहाना बोलते हैं, यानी माउथ ऑफ दैट रिवर, जो आज के कराची पाकिस्तान में है। सेकंड है नर्मदा नदी का मुहाना। इंडिया के नॉर्थ एरिया में इन्हीं पोर्ट से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता था। इंपोर्ट होने वाले जो सामान थे वो ब्रोकेट्स थे। ब्रोकेट्स मीन्स जरी के जो कपड़े होते हैं जिनमें सोने चांदी की नक्काशी, मतलब मूंगा पत्थर। एक फ्रैंकिनसेंस था। फ्रैंकिनसेंस मतलब एक एरोमेटिक एसेंस जो परफ्यूम में एसेंस वाले आइटम को बनाने में काम आता था। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट था ग्लास वेसल्स। ये काफ़ी प्रेस्टिजियस, भारत और चाइना में काफ़ी एक्सपेंसिव और प्रेस्टिजियस आइटम माने जाते थे, बहुत अच्छे क्वालिटी के बनते थे। इनके बदले में भारत से क्या एक्सपोर्ट होता था? मसाले, प्रीसियस स्टोन जैसे टर्किश लेपिस लाजोली, कार्नेलियन स्टोन, चाइनीज सिल्क, यार्न। टर्किश को फिरोजा बोलते हैं और लापिस लाजोली को लाजवर्त रत्न बोलते हैं। इन सब का एक्सपोर्ट होता था। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में इंडो ग्रीक्स और कुषाण साम्राज्य के अंतर्गत अपनी पकड़ मजबूत कर चुका था, लोगों में बहुत पॉपुलर था। इंडो ग्रीक किंग जो मिनांदर था, जिसने बुद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लिया था, उसके दरबार में एक बुद्धिस्ट मोंक थे नागसेन। नागसेन और मिलिंद के बीच हुई जो बातचीत था, जो कन्वर्सेशन था, उसका वर्णन जो है बोध ग्रंथ जो है मिलिंद पन्ह, जो कि पाली लैंग्वेज में लिखा गया है, उसमें बताया गया है कि कैसे मिनांदर बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुआ, कैसे वो आकर्षित हुआ बुद्धिज्म में। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट बुक का नाम है मिलिंद पन्ह, इसको आप लोग नोट करेंगे। बहुत सारे कुषाण राजाओं ने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया, लेकिन कनिष्क के शासनकाल में बुद्धिज्म काफी पीक पॉइंट पे था। कनिष्क के शासनकाल में उसने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किया, जहां पे उस बुद्धिस्ट काउंसिल में महायान के डॉक्ट्रिन का डेरिवेशन हुआ, यानी महायान का जो सिद्धांत था उसका प्रतिपादन हुआ। कनिष्क जो कि बुद्धिज्म का प्रमुख संरक्षक था, उसने बुद्धिज्म को भारत के विभिन्न हिस्सों में फैलाने तथा उसके प्रचार प्रसार में बहुत ज़्यादा योगदान किया उसने। कनिष्क ने पेशावर में स्तूप और मठ का निर्माण कराया, जो कि बुद्धिस्ट का एक जो कल्चरल सेंटर था, इम्पोर्टेंट कल्चरल सेंटर हो गया। इसी दौरान बुद्धिस्ट मोंक जो थे वो महायान के डॉक्ट्रिन को सेंट्रल एशिया और चाइना तक लेके गए। उधर साउथ इंडिया में दक्कन के पठार जो आंध्र प्रदेश है,
उसमें सातवाहन राजाओं ने बुद्धिज्म का संरक्षण किया। बहुत सारे विशाल बड़े बड़े सुंदर स्तूप जो है उनका निर्माण कराया गया, जैसे अमरावती का स्तूप जो कि बड़े बड़े संगमरमर की चट्टानों से बनाए गए हैं, जिसका निर्माण सातवाहन राजा पुलमावी ने कराया था। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अमरावती का स्तूप किसने बनवाया, तो सातवाहन राजा पुलमावी ने। ये आप लोग नोट करेंगे। अब जो इसके सातवाहन राजा थे और उनके अंडर में जो क्षत्रप लोग थे, क्षत्रप क्या होते हैं, जो राजा के अंडर में क्षत्रप उस किसी एरिया में शासन करते हैं और किसी मेन सम्राट के अंडर में वो संरक्षण में रहते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया कि वेस्टर्न घाट में गुफाओं का निर्माण कराया, जो मोनेस्ट्री या शेल्टर के रूप में बुद्धिस्ट लोगों के काम आती थी। ये गुफाएं आज भी हैं, जैसे नासिक, कार्ले, गुन्नार, कन्हेरी, ये सारी गुफाएं आज भी हैं। इसी समय अंतराल में बुद्धिज्म के कुछ विशाल निशान तमिल राज्य में भी मिलते हैं। जो तमिलनाडु है वहाँ पे भी इसके कुछ निशान मिल जाते हैं। इनकी डिटेल जो गुफा के इंस्क्रिप्शंस हैं उनमें बताई गई हैं कि बुद्धिज्म कि उसके पूजा करने वाले कौन कौन थे, लोगों ने दान दक्षिणा दिया उसकी भी डिटेल है वहाँ पे। बुद्धिज्म के बारे में है कि क्या लोग कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है राइज ऑफ महायान बुद्धिज्म। तो जो महायान बुद्धिज्म है उसका विकास कैसे हुआ। महायान की वृद्धि बुद्ध धर्म के लोकप्रिय होने का कारण रहा है। बुद्ध धर्म की लोकप्रियता भारत में ही नहीं, भारत की सीमाओं के आगे अनेक देशों तक फैली हुई थी। इस प्रकार नए बुद्ध धर्म के अंतर्गत भगवान बुद्ध की जो छवि थी वह प्रतीकात्मक नहीं रह गई थी। पहले एक पीपल के पेड़ के रूप में दिखाया जाता था, लेकिन अब उनको एक मनुष्य के रूप में दिखाया जा रहा है, ह्यूमन बीइंग के रूप में, कि ही इज ए ह्यूमन बीइंग। अब क्या हो रहा है कि पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं भगवान बुद्ध, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार बहुत सुंदर सुंदर उनकी चित्रण होने लगे। मथुरा तथा गांधार में बुद्ध की बोधिसत्व जो है उसकी प्रतिमा का निर्माण हुआ। जो गांधार में बुद्ध की प्रतिमा थी वो अब तोड़ दी गई है, लेकिन अभी कुछ समय पहले तक उपलब्ध थी। इसी समय बुद्ध धर्म में बोधिसत्व का प्रादुर्भाव हुआ। धार्मिक तीर्थ स्थान हुए, जैसे बरहुत का स्तूप, बोधगया, सांची, ये सब बनाए गए उस टाइम पे, और ये आज भी हैं। पुरुषपुर जो कि पाकिस्तान में है, तक्षशिला ये भी पाकिस्तान में है। कुषाण साम्राज्य के समय बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थान थे। पूर्वी दक्कन के पठार जो साउथ इंडिया में है, अमरावती और नागार्जुन कोंडा सबसे फेमस प्लेस थे, जहाँ पे बुद्धिस्ट आर्ट काफी फला फूला। महाचैत्य तथा नागार्जुन कोंडा बौद्धों का तीर्थ स्थान हुआ। कुछ बड़े शिक्षा के स्थान के रूप में विकसित हुए, जैसे तक्षशिला, मथुरा, बनारस, नालंदा। तक्षशिला देश में अलग अलग स्थानों से छात्र। पूर्वी दक्कन के पठार जो साउथ इंडिया में है, वहाँ पे अमरावती, नागार्जुन कोंडा प्रसिद्ध स्थान थे, जहाँ पर बुद्धिस्ट आर्ट फला फूला। महाचैत्य तथा नागार्जुन कोंडा बौद्धों का तीर्थ स्थान हुआ। कुछ बड़े शिक्षा के स्थान के रूप में विकसित हुए, जैसे तक्षशिला, मथुरा, बनारस, नालंदा। ये सारे एजुकेशन सेंटर के रूप में इनका जो है डेवलपमेंट हुआ उस टाइम पे। तक्षशिला जो है उसमें देश के अलग अलग स्थानों से छात्र पढ़ने आते थे, स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ने आते थे। वहाँ पे काफ़ी हाई लेवल एजुकेशन होता था, जैसे ह्यूमैनिटी का होता था, साइंस, शिल्प, युद्ध कला और मेडिकल साइंस की जो है एजुकेशन दी जाती थी। बुद्ध धर्म का प्रसार दक्षिण पूर्व एशिया जो श्रीलंका है, थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, बहुत सारे देशों तक फैला। यहाँ पर इसका असल प्रकार का बुद्धिज्म, जिसको थेरावाद बुद्धिज्म कहा जाता है, वो काफ़ी पॉपुलर हुआ इन देशों में। नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेन पिलग्रिम्स। तो जो विदेशी यात्री थे, जो धार्मिक यात्री थे, वो ज्ञान की खोज और भगवान बुद्ध के जन्म स्थान के बारे में जानने की जिज्ञासावश बहुत सारे विदेशी यात्री भारत आए। विशेष रूप से चाइनीज यात्री जैसे फाहियान, वेनसांग, आयत सिंह, ये सब
भारत में घूमने आए, देखने आए कि भाई भगवान बुद्ध का जन्म स्थान कैसा है, यहाँ पे बुद्धिज्म कैसा है। सबसे पहले फाहियान 5th सेंचुरी सीई में भारत आया। वेनसांग 7th सेंचुरी सीई में राजा हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। आयत सिंह जो था वो सबसे अंतिम यात्री था, चीनी यात्री, वो भारत आया था। प्रत्येक चीनी यात्री अपनी छाप छोड़ कर गया, कुछ इम्प्रेशंस लेके गए यहाँ से। तो विशेष रूप से बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर जैसे नालंदा था, तक्षशिला, यहाँ पे वो अपनी छाप छोड़ के गए। यहाँ पे उनके आने का हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है कि वो लोग यहाँ पे भारत आए थे। अच्छा, अपनी यात्रा के दौरान आई परेशानी या फिर जिस राजा के टेरिटरी में जाते थे उसके बारे में उन्होंने अपनी यात्रा वर्णन में लिखा है कि क्या क्या उन्हें प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी, कैसे उस समय यहाँ का माहौल था, कौन कौन से राजा थे, कैसे लोग थे, यहाँ के नागरिक कैसे थे। ये सब अपनी यात्रा वृत्तांत में उन्होंने काफ़ी डिटेल में बताया है। अब इससे बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की एक आइडिया लगता है कि उस समय बुद्ध धर्म कैसा था भारत में। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉन्सेप्ट ऑफ भक्ति। भगवान के ऊपर लोगों की पूर्ण शुद्ध आस्था भक्ति कहलाती है। भक्ति काल में लोगों द्वारा भक्त की अवधारणा का आविर्भाव या प्राकट्य किसी व्यक्तिगत भगवान के ऊपर हुआ। जैसे कोई भगवान शिव को पूजता था, कोई भगवान विष्णु को पूजता था। तो उसके रिजल्ट में क्या हुआ कि कुछ संप्रदायों का निर्माण हुआ। जैसे शैव संप्रदाय, जिसका मतलब भगवान शिव की भक्ति करने वाले। जैसे वैष्णव, वो भगवान विष्णु की भक्ति करते थे। इन सब का अभ्युदय हुआ भक्ति काल में। ओल्ड टाइम में जो दक्कन का पठार था, वहाँ जो साउथ इंडिया था, वहाँ पे भगवान शिव की पूजा बहुत पॉपुलर थी। तमिल राज्य में शैव संप्रदाय अपनी गहरी जड़ें जमा चुका था। तब तमिल संगम ने भगवान शिव को सभी देवताओं में सबसे पूज्य घोषित किया। वैश्य पंथ एक प्रसिद्ध संप्रदाय था जो एक बड़े वर्ग द्वारा देश के अन्य भाग में लोगों द्वारा पालन किया जाता था। प्राचीन समय में विष्णु संप्रदाय को भगवतिज्म के नाम से जाना जाता था, जो भगवत गीता के उपदेशों द्वारा भक्ति का मार्ग दिखाता था। उसमें भगवत गीता में जो जो उपदेश दिए गए थे, जैसे जैसे उसके हिसाब से लोग भक्ति करते थे। संगम साहित्य में भगवान विष्णु के अलग अलग गुणों के बारे में वर्णन मिलता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण, उन्हीं का ये एक अलग रूप है। भगवान राम, बलराम, ये सारे जो है संगम साहित्य में ये इनका अंश मिलता है कि इन्होंने इनकी पूजा कैसे कैसे की जाती थी। भक्ति संप्रदाय कला के विविध आयामों के विकास में सहायक हुआ, जैसे कविता, कलाकृति और वास्तुकला। इस प्रकार यह चैप्टर समाप्त हो गया है। आगे हम इसके एक्सरसाइज को करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारे चैनल स्टडी पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो तुरंत मिल सके। इसी पॉजिटिव नोट पर यह वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।